हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपको एंड तक देखना है जिससे यहां से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आप एग्जाम में डायरेक्टली आंसर कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअली रिवीजन करते हैं। कल का रिवीजन कर लेते हैं पहले। महिला समानता दिवस दोस्तों 26 अगस्त को मनाया गया और 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है। बेस्ट एक्टर का खिताब अल्लू अर्जुन को मिला है और वहीं रॉकेटरी फिल्म जो है बेस्ट फीचर फिल्म चुनी गई है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ एक समझौता किया है, इसको ग्लोबल पार्टनर बनाया है अपना। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में टॉप पर रहा है पंजाब। इसके अलावा आईटी प्रमुख कंपनी इंफोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राफेल नडाल को, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं स्पेन के। भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अभी हाल ही में अस्त्र मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है और खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है, तो ये इंदौर रहा है। लगातार 7वीं बार टॉप पर रहा है। शतरंज विश्व कप का फाइनल जो है ये जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन उप विजेता रहे थे प्रज्ञानंदा। प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक सीआर राव का निधन हो गया है। इन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक पुरस्कार 2023 में मिला था। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजीटी ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए और यहीं पर आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, हमारी ई बुक्स मिल जाएंगी, हमारे बहुत सारे जो वीडियो की पीडीएफ फाइल वगैरह है सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, अब से 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या कहें नेशनल स्पेस डे। कारण क्या है? बहुत सारे लोग गेस कर चुके होंगे कारण क्या है। कारण यह है क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को ही हम लोग कहां उतरे? हम लोग चंद्रमा पर उतरे। तो चंद्रमा पर लैंड करने की खुशी में सक्सेसफुली लैंड किया और दक्षिणतम छोर पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इस खुशी पर इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, हर साल इस चीज को याद करने के लिए पीएम मोदी जी ने एक डिसाइड किया है डे इसके लिए, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, तो 23 अगस्त को ये मनाया जाएगा और हम सबको हर बार इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, 14 अगस्त अभी आया था विभाजन विभीषिका दिवस, ये 2021 में घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ये 7 अगस्त 2021 को घोषणा मतलब की याद में किया जाता है क्योंकि भाला फेंक प्रतियोगिता में हम लोगों ने जीता था गोल्ड मेडल ओलंपिक में। ठीक है, तो ये 2 दिवस तो पहले ही अनाउंस हुए थे, अभी नए नए आए थे, और एक और दिवस अगस्त में ही अनाउंस हो गया, ये नया ये भी आया है। तो तीनों ये महत्वपूर्ण दिवस याद रखिएगा अगस्त महीने से। फिलहाल चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ जान गए। अच्छा एक थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहूंगा, कल मैंने 12वां जो क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन में क्या था कि 8 मिलियन जो व्यू है लाइव स्ट्रीम दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें गलती से यहाँ पर लिख उठा था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, तो उसको चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली वीडियो कर देना। लॉन्चिंग मतलब लॉन्चिंग तो 14 जुलाई को हुई थी, लॉन्च तो हम लोगों ने 14 जुलाई को किया था, लेकिन 23 अगस्त को जब लैंड कर रहा था ना चंद्रयान अपना, उस टाइम पर लाइव स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यू आए थे, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 2 और नए अपडेट है इसी क्वेश्चन में है, 2 और चीजें इसको ध्यान रखिएगा। देखिए चंद्रमा पर जब चंद्रयान 2 जहां पर क्रैश लैंड कर गया था, तो क्रैश लैंड करने के बाद जहां पर उसके अवशेष मिले ना, उस जगह को, उस पॉइंट को अब तिरंगा के नाम से जाना जाएगा, ये भी घोषणा की है पीएम मोदी ने। इसके अलावा चंद्रयान 3 जहां पर लैंड किया है, जहां पर उतरा है, उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। यानी समझ रहे हो, चंद्रमा पर भी हम लोग कब्जा शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्योंकि बहुत सारे देश भाई रसिया, चाइना, अमेरिका, जहां जहां पर लैंड कर रहे हैं वहां वहां पर जाकर के अपना झंडा गाड़ रहे हैं और उस एरिया को, पार्टिकुलर एरिया को अपना बता रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हटे? ठीक है, तो एक प्रकार से समझो कि अब दूसरे प्लानिट पर भी जमीन का कब्जा शुरू हो चुका है। ठीक है ना, चलिए अवैध कब्जा होगा तो बुलडोजर चलेगा। चलिए ये प्रमुख दिवस हैं अगस्त महीने के, इनके आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कल मैंने बताया था। तो आज आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो पीएम मोदी जी जो दोस्तों जब भी जाते हैं विदेश दौरे पर, एक देश में जरूर जाते हैं जहां पर जाकर के इनको अवार्ड लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस बार गए हैं ग्रीस में, और ग्रीस में जाकर के ये ग्रीस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, उससे इनको सम्मानित किया गया है।
यहाँ पर देख पाएंगे आप, ग्रीस की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इनको सम्मानित किया है अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से। ग्रीस की प्रेसिडेंट कौन है? कैटरीना एन सकेलारोपुलोए। ठीक है, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अब देखो ग्रीस जो है, इसकी राजधानी एथेंस होती है, आपको याद हो तो एथेंस में ही सबसे पहला ओलंपिक खेला गया था। ठीक है, एथेंस में ही सबसे पहला ओलंपिक खेला गया था। कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। ठीक है, कैटरीना, और यहाँ की ये तो हो गई प्रेसिडेंट। मुद्रा यहाँ की यूरो होती है क्योंकि ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। अब पीएम मोदी को ना 2023 में ही बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। वैसे तो मैंने आपको पीएम मोदी पर अवार्ड की एक वीडियो दी थी, याद हो अगर आपको, यहाँ पर मैं कार्ड भी छोड़ दूंगा। जो लोग नए जुड़े हैं उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें। पीएम मोदी को मिले अवार्ड की 2014 से लेकर के आज तक जितने भी अवार्ड उनको मिले हैं, जितने देशों के द्वारा, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। आप उसको सर्च करोगे तो मिल जाएगी आराम से, पीएम मोदी अवार्ड एमजेटी एजुकेशन लिखना यूट्यूब पर, तब भी मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 2023 में जहां जहां से अवार्ड मिले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजर ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का भी मिला 2023 में ही। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अभी दिया जाना है लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इनको दिया जाएगा। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार इनको मिला है, पलाऊ के द्वारा दिया गया है 2023 में ही। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी अभी दिए जाने की घोषणा हुई है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यूगिनी का अवार्ड है, ये भी अभी मिला है मतलब। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, ये मिस्र का है, ये भी इनको मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है पीएम मोदी को मिले हुए। ओके दोस्तों, इतना बेहतरीन कंटेंट इतना मेहनत के साथ आपके पास लाया जाता है, तो आप लोग इसके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। देखिए, व्यू का टारगेट तो चल ही रहा है, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग लाइक का भी टारगेट रखते चलते हैं, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो देखते हो ना, उसका केवल 15 से 20% लोग ही लाइक करते हो वीडियो को। ऐसा क्यों भाई? वीडियो रोजाना आप आते हो देखने, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो आज हम लोग टारगेट रखेंगे वीडियो को लाइक करने का 2000 का। तो 2000 लाइक बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है, 8000 भी हो रहा है, 2000 लाइक आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो 2000 का लाइक का टारगेट पूरा कीजिए आज, और इतना तो कर ही सकते हो आप। वीडियो को बस केवल लाइक बटन दबानी है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में किस शहर ने देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है? तो देखिए, बेस्ट सिटी की जब भी बात आए तो इंदौर आप आंखें बंद करके लगा दीजिएगा। चाहे सबसे स्वच्छ शहर की बात आए, चाहे सबसे बेस्ट सिटी की बात आए, अक्सर यही टॉप पर रहता है। तो इंदौर जो है, ये देखिए, ये एक बार फिर से टॉप पर रहा है बेस्ट सिटी पुरस्कार में। अब इसमें देखिए, यहाँ बेस्ट सिटी भी है, बेस्ट यूनियन टेरिटरी और बेस्ट स्टेट, 3 टाइप से पुरस्कार दिए गए। तीनों टाइप का यहाँ पर लिस्ट आपके सामने है। जैसे बेस्ट सिटी में टॉप 10 में अगर बात करें बेस्ट स्मार्ट सिटी में, तो इंदौर टॉप पर रहा है, फिर सूरत रहा है, सूरत गुजरात में पड़ता है, आगरा उत्तर प्रदेश का है, ये एमपी का है, ये गुजरात का है, ठीक है, और ये है यूपी का आगरा। चंडीगढ़ ये बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड में टॉप पर रहा है। बेस्ट स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, और सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश एक साथ रहे हैं। यही चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी गई हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत जो सबसे बेहतर तरीके से काम किया है, उसको देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है ना? तो इंदौर अभी आपको, कल मैंने आपको बताया था, 7वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पाया, और सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश पाया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी में भी इंदौर ही टॉप पर है। क्लियर है ना? आगे, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने घोषणा की है कि अब 4 नए जिले बनाए जाएंगे। ऐसा इन्होंने, इनके पीछे का तर्क ये था जिससे विकास को और अच्छे से ध्यान में रख करके वहां पर डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये 4 नए जिले कौन होंगे? बजाली, विश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर, ये 4 नए जिले होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया हुआ है कि ये 24 जो वहां पर मंडल थे उनको भंग किया जाएगा, और उसके बाद 81 नए उप जिले भी बनाए जाएंगे। 81 नए उप जिले बनाए जाएंगे। टोटल अब जिलों की संख्या इनकी हो जाएगी 35। ठीक है ना? एक्चुअली में ये अनाउंसमेंट बहुत पहले से ही चल रही थी, बातचीत चल रही थी जनवरी 2022 से ही, लेकिन दिसंबर 2022 में आकर के इन्होंने पूरा फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कि हम इसको चेंज करेंगे, 4 नए जिले लाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि अभी ये अचानक से घोषणा नहीं हुई है, इसको एक प्रकार से लागू करने की बात की गई है। घोषणाएं बहुत पहले से ही चल रही थी, इसी वजह से यहाँ पर देखो 33 जिले भी यहाँ पर मैंने डाल रखे थे, तो अब ये 33 की जगह हो गई है
35 जिलों की संख्या, ठीक है ना। असम यहां पर देखोगे आप, ये इस जगह पर है, तो ये सभी राज्यों से अपना बॉर्डर लगाता है, तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है सबसे अपना बॉर्डर लगाता है असम। एक्चुअली में इन्हीं से सब लोग टूट करके अलग हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये नए नियुक्त हुए हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क है, और 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा, दिहिंग, पटकाई। काजीरंगा मैंने आपको बताया है एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। साथ ही साथ सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है। बिहू नृत्य, भोरताल, खाम्बालिम ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। सातरिया भी यहीं पर होता है, सातरिया, सातरिया ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बड़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी में मैंने आपको कल बताया था कि तीसरा वाला हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। इसके अलावा विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। क्लियर है ना। असम से आगे बढ़ते हैं। फिस वाले ऐप भी इन्होंने ही लॉन्च किया था, असम ने ही। हाल ही में गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई जी ने अभी 3 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी? हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एंते प्रिया कविता काल, ठीक है। तो ये सभी तीनों पुस्तकें जो हैं वो लिखी किसने हैं? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि गोवा के गवर्नर हैं, इन्होंने ही लिखा है। और विमोचन किसने किया है? विमोचन करने काफी लोग आ गए थे। तो देखिए अभी हाल ही में ये 3 पुस्तकें यहाँ पर भी लिखी हुई है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और एंते प्रिया कविता काल। ओके, तो ये तीनों पुस्तकें लॉन्च की गई है। सीवी आनंद बोस जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा का विमोचन किया है। इसके अलावा गोवा के जो पर्यटन मंत्री हैं रोहन खोटे और ज्ञानपीठ विजेता, अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे, दामोदर माउजो, इन दोनों ने व्हेन पैरेलल लाइन मीट और एंते प्रिया कविता काल ये 2 पुस्तकें विमोचित की, ठीक है। देखो लिखता जो है उसे कहते हैं लेखक, और जो उस पुस्तक को लॉन्च करता है या कहें कि विमोचन करता है आकर के, या कहें कि उसको प्री ब्रांडिंग करता है एक प्रकार से, उसे कहते हैं विमोचन करता। तो यहाँ पर लिखा किसने है? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि गोवा के हैं राज्यपाल। क्लियर है ना। अब ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। जैसे ड्रंक ऑन लव जो है ये विपुल रिखी की पुस्तक है। कुछ अधूरे शब्द ये पुस्तक आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा। मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग अभय के की पुस्तक है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये नीरजा चौधरी ने लिखा है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की है। मेमोरीज नेवर डाई डॉक्टर एम नसीमा मैकेयर और डॉक्टर वाई एम राजन की है। एज द वेल टर्न्स ये रंजीत प्रताप ने लिखा है। और राग प्रकाश जो है डॉक्टर ओम प्रकाश ने लिखा है। आल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक ये माइकल एस्क्राफ्ट ने लिखा। प्रिज्म नाम की पुस्तक लिखी विनोद मंकारा ने। और कलर्स ऑफ डिवोशन लिखा अनीता भरत शाह ने। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला खिलाड़ी इगा स्वितक को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इगा स्वितक आप सबको पता है ये टेनिस स्टार प्लेयर है, और आज के टाइम पर ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं ये। इनको इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद होगा अभी कल ही की वीडियो में तो मैंने आपको राफेल नडाल के बारे में बताया। आज इन्होंने इगा स्वितक को बना लिया है। इगा स्वितक ये रही, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और 4 ग्रैंड स्लैम अभी तक ये जीत चुकी हैं। तो इनको अभी बनाया गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहीं पर रिवाइज करते हैं चलो कि कब कब इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो देखो इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 3 बार तो इनका फ्रेंच ओपन था, 2020 का, 2022 का और 2023 का। 3 इनका फ्रेंच ओपन रहा, फ्रेंच ओपन, ठीक है। और यूएस ओपन इनका रहा 2022 का, ठीक है। अभी 2023 वाला यूएस ओपन हुआ नहीं है। तो इन्होंने देखो 4 ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हुए हैं। पोलैंड की ये खिलाड़ी हैं, दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी। इनको इन्फोसिस ने बनाया है। इन्फोसिस क्यों बना रही है? मैंने आपको कल भी बताया था, इन्फोसिस एक्चुअली में एक टूल बना रही है, एक टूल पर काम कर रही है। वो टूल जो होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल होगा, जो एक डैशबोर्ड बनाएगा, जो डैशबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एनालिसिस करेगा। ये 2 जो स्टार प्लेयर हैं, ये 2 खिलाड़ी अगर मैदान में उतरेंगे तो इनको रीड करेगा, इनको पढ़ेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह मदद से, और उसके बाद ये कैसा व्यवहार करते हैं इनको देख करके वो एनालिसिस करने में मदद करेगा। जबरदस्त तरीका अपनाया है इन्फोसिस ने, इनसे प्रचार भी कराएगा उस टूल का, इन दोनों खिलाड़ियों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, मैंने कल भी बताया था। तो आज मैं इसको पढ़ करके नहीं बोलने वाला हूँ, आज आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए,
मैं बढ़ता हूं आगे। एमजेटी ऐप जो है, यहीं पर आपको हमारी सभी मंथली ई बुक वगैरह या ईयरली ई बुक लेना हो, अगर 6 मंथ की ई बुक लेना हो, वो सारी ई बुक मिलेंगी। हमारे क्वालिटी वीडियो कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर। इसके अलावा सभी वीडियो की फ्री क्विज, फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। जो वीडियो बनती है उसकी फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी 6वां स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का आयोजन किया गया है। देखिए, 6ठा संस्करण था 2023 का स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। तो ये जो है, ये एक प्रकार से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समय समय पर लॉन्च किया जाता है, जिससे जो बेस्ट जो दिमाग है ना, वो मिल सके शिक्षा मंत्रालय को। कहाँ से? जो आसपास हमारे समाज में या और अवेलेबल है लोग, जो बेस्ट थिंक टैंक हैं, वो आ सके, शिक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ सके और आगे उनका यूज किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हैकथॉन किया जाता है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया हुआ है। जैसे हैकथॉन में ना कई बार जो साइबर सेल की टीमें होती हैं, वो सभी भी लोगों को ढूंढती हैं कि एक एथिकल हैकर के रूप में हायरिंग की जाए। जैसे जैसे मैं आपको क्रिमिनल डिपार्टमेंट में बताता हूँ। जैसे मान लो क्रिमिनल डिपार्टमेंट में है, आजकल ये साइबर क्राइम हो रहे हैं बहुत, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को भी उसी तरीके से अपनी टीम रखनी होगी, एक एथिकल हैकर रखना होगा। ऐसा हैकर जो हैकिंग तो करना जानता हो, लेकिन वो एथिकल वर्क के लिए हो, नॉन एथिकल वर्क के लिए नहीं, मतलब अच्छे कामों के लिए हैकिंग करता हो। तो इसके लिए फिर जो पुलिस वाले हैं, वो कोई ऐसी भर्ती नहीं निकालती हैं, वो क्या करती हैं, हैकथॉन कराती हैं। उसमें कंपटीशन होता है, तो सभी लोग जो है, जो अप्लाई करते हैं, जो जीत जाते हैं हैकथॉन, उनको पुरस्कार भी मिलता है, साथ ही साथ उसी में से हायर भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा था कुछ। तो यहाँ 6वां संस्करण है और अभी G20 की अध्यक्षता तो भारत कर ही रहा है। इसके साथ ही अध्यक्षता के दौरान ही भारत ने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन भी किया था और इसमें 22 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था, यानी वहां के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह सब हिस्सा लेंगे। फिलहाल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, देख रहे हो ना, ये बीटेक का बोर्ड है। तो बीटेक के बोर्ड मतलब बीटेक वाले ही वगैरह ही तो ज्यादा होंगे इसमें, है ना। तो TG सीताराम ये जो है इसके अध्यक्ष हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? तो वायकॉम 18 ने अभी डिजिटल बिजनेस के लिए अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किसे? किरण मणि को। किरण मणि जो है ना, ये गूगल में काम कर रहे थे। ये गूगल में 13 साल काम किए। 13 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है गूगल में काफी बड़े पद पर थे और वहां पर एशिया पैसिफिक रीजन में ये एंड्रॉइड और गूगल प्ले के लिए ये समझ लो MD टाइप का काम कर रहे थे। इनको अभी हायर कर लिया है वायकॉम 18 ने, जो कि रिलायंस ग्रुप की ही एक कंपनी है और ये अब वहां के होंगे डिजिटल व्यवसाय के CEO। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया? यह इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला, जब भी कहीं पहला पहली पहले जुड़ जाए तो समझ लो क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पर भारत का पहला कैटलिस्ट सेट जो है, इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? भेल के द्वारा। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। इसने भी भारत का पहला कैटलिस्ट सेट बनाया है। कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये काम क्या करेगा, कैटलिस्ट सेट जो होगा ये काम क्या करेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड होंगे, उनका जो उत्सर्जन होता है ना थर्मल पावर प्लांट से, तो उनको ये लिमिटेड करेगा या कहें उनको स्प्रेड होने से कंट्रोल करेगा। तो यहां पर देखो, ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर है, इसका पहला सेट बना लिया है भेल ने और इसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुका है। ये जो होगा करेगा क्या, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे, यहाँ पर NO2 NH3 जो भी होंगे आगे के, ठीक है, X लिखा गया है इसीलिए, तो इसके उत्सर्जन को सबको ये सीमित करेगा, लिमिटेड करेगा इसके एमिशन को। तो ये प्रणाली बेसिकली एमिशन कंट्रोल के लिए काम करती है। भेल के बारे में बात करें तो ये 1956 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और नलिन सिंघल जो हैं ये इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। आगे, अच्छा, वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, कमेंट करके बताइए। अभी रिसेंटली मैंने आपको इसको बताया हुआ था। 14वें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सुचिन बजाज को सम्मानित किया गया 14वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से। ये देखिए, ये हैं सुचिन, तो सुचिन बजाज को इनको सम्मानित किया गया है। ये जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन और स्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा हर साल दिया जाता है।
तो उजाला सिग्नस हेल्थ केयर के जो अध्यक्ष हैं सुचिन बजाज, इनको इस बार के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वंचित समुदायों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर सुपर स्पेशलिटी टर्टरी हेल्थ केयर प्रदान करते हैं। जो तृतीयक स्तर का हेल्थ केयर होता है ना, वो ये प्रदान करते हैं। तो इनको अमिताभ कांत जी ने यह पुरस्कार दिया। अमिताभ कांत कौन थे? ये सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के। क्लियर? आगे, हाल ही में किस देश ने मुजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही घातक क्वेश्चन है। ईरान ने दोस्तों अभी हाल ही में मुजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है, या कहीं इसको लॉन्च किया है। बहुत ही जबरदस्त ड्रोन है ये, अमेरिका के ड्रोन्स की टक्कर ले रहा है। कुछ इस प्रकार से है ये मुजाहिर 10 ड्रोन। ठीक है, मुहाजिर 10 है, एक्चुअली में मुहाजिर 10 है इसका नाम। तो मुहाजिर 10 जो ड्रोन है, मुहाजिर मतलब जहां जहां पर देखोगे अलग अलग नाम दिखेगा थोड़ा बहुत। ये ड्रोन की खास बात क्या है? ये 24 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक ये कवर कर सकता है एक बार में। इसके अलावा 210 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार तक पकड़ सकती है। ये दोस्तों 300 किलोग्राम का वारहेड यानी पेलोड भी अपने साथ ले जा सकता है, बम धमाके भी अपने साथ ले जा सकता है, गोला बारूद वगैरह। इसी वजह से ये इजराइल तक वार करने में सक्षम हो जाता है। और इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा ईरान से ही है। आपने कई बार सुना होगा कि ईरान के जो टॉप कमांडर हैं उनको इजराइल ने मरवा दिया, कई साइंटिस्ट को इजराइल जो है वो मार देता है, न्यूक्लियर उसके रिएक्टर हैं वो तबाह कर देता है। ठीक है, कई बार ऐसे साइंटिस्ट पर अटैक होता है इजराइल के द्वारा, ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच ना बहुत ही जबरदस्त जंग है, चलती रहती है अक्सर। तो ईरान का ये जो ड्रोन है अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की बराबरी कर रहा है, इसकी टक्कर ले रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। 7000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ान भी भर सकता है, यानी ये जमीन से 7000 की ऊंचाई पर उड़ रहा होगा, किसी को दिखेगा भी नहीं और ये काम कर जाएगा। तो ईरान का ये है। ईरान अगर आप देखना चाहोगे, ये है एशिया का मैप, ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करोगे तो मिलेगा ईरान। ईरान जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्लियर है ना? यहाँ की कैपिटल है तेहरान और यहाँ की करेंसी होती है क्या? ओमान। क्लियर है ना? तो ये तो थे टॉप 11 क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। कोशिश रहती है मेरी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की। वो कंटेंट जो आप अन्य क्लासेस में 1 घंटे में पाते हो, वो यहाँ पर 20 से 25 मिनट या 27 मिनट में देने का प्रयास रहता है पूरा पूरा। तो आप जो है इसको सपोर्ट करो इस सीरीज को, जिससे ये सीरीज आगे बढ़ पाए। और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, आप लोग का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, तो निश्चित ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, उसको MJT एजुकेशन सर्च करके आपको ज्वाइन करना होगा। चंद्रयान 3 का रोवर जो प्रज्ञान है, यह चंद्रमा पर कितने दिन तक जानकारी जुटाएगा, ये मैंने पूछा था आपसे। तो ये 1 लूनार डे यानी कि 14 दिन के बराबर ये वहां पर काम करेगा, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 15वां संस्करण आयोजित किया गया। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नरगिस दत्त अवार्ड किसने जीता है, ये बताइएगा। इसके अलावा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार इंदौर लगातार कौन सी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये तो इजी ही है, आप बताइए होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।